हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम करें जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। द स्टूडेंट्स जिनके पास समरी बुक नहीं है, बेटा मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप www.icreek.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है समरी बुक। प्लस यहाँ पे कस्टम्स की समरी बुक, अमेंडमेंट्स के नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक भी फ्रीली अवेलेबल है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा जिन्हें क्लासेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, यस क्लासेस आर अवेलेबल इन बोथ गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव फॉर्म। अभी तक के बेटा हमने रिवीजन जो किया था, हमारी जो मेन बुक थी, हमारी बुक 1 के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 जॉब वर्क तक का हमारे बुक 1 में था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बुक 2 हमने स्टार्ट की, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईजीएसटी एक्ट कर लिया और उसका जो थर्ड चैप्टर है टैक्स इनवॉइस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, वेरी इजी चैप्टर। आपके एग्जाम में आवे, मार्क्स छोड़ना मत। छोटा सा अमेंडमेंट भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है, पर बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 15-20 मिनट के डिस्कशन में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो टैक्स यहाँ पे इनवॉइस, जीएसटी में बेटा इनवॉइस को बहुत रिलेवेंस दिया, बहुत ज्यादा रिलेवेंस दिया इनवॉइस इश्यू करने के लिए। यहाँ पे उसमें क्या कंटेंट्स रहेंगे वो दिए हुए, कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, बट कंटेंट्स क्या रहने चाहिए इनवॉइस के, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, रिवाइज इनवॉइस, रिसीट वाउचर, बहुत सारे टर्म्स यूज किए, बिल ऑफ सप्लाई, सबके कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से बन सकती है। अब यहाँ पे इनवॉइस अगर गुड्स की आप इनवॉइस इशू कर रहे हो टैक्स इनवॉइस, तो ट्रिप्लीकेट में इशू होगी। ट्रिप्लीकेट 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल जो है वो रिसिपिएंट के लिए रहेगी, ऑब्वियसली सामने वाले को टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लेना है, ओरिजिनल कॉपी उसके पास रहेगी। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर जो गुड्स कैरी कर रहा है उसके पास रहेगी। एंड ट्रिप्लीकेट विल बी फॉर सप्लायर, ट्रिप्लीकेट कॉपी विल बी फॉर द सप्लायर। ठीक है, सर्विस के केस में 2 ही कॉपी बनेगी, ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, सप्लायर और रिसिपिएंट है, तो ओरिजिनल किसके लिए रहेगी, रिसिपिएंट के लिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड डुप्लीकेट विल बी फॉर द सप्लायर, डुप्लीकेट बेटा सप्लायर के लिए रहेगी। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे हम सीरियल नंबर आपको यहाँ बताने रहेंगे। नाउ क्या क्या इनवॉइस हो सकती है, टैक्स इनवॉइस किसके लिए होती है बेटा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो गुड्स या सर्विस लाइबल हैं, लेविएबल टू टैक्स हैं, उनको जब वो यहाँ पे सप्लाई करता है तो क्या इशू करना है उसको, टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई एक डॉक्यूमेंट होता है, वो इशू करेगा पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और बाय अ कंपोजिट डीलर। तो अगर मेरे गुड्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, मेरे एग्जेम गुड्स हैं और यहाँ पे एग्जेम गुड्स अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में मतलब निल रेटेड गुड्स हो सकते हैं, होली एग्जेम गुड हो सकते हैं मेरे यहाँ पे, तो अगर मैं ये सप्लाई कर रही हूँ तो उस केस में बेटा मेरे को क्या इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, या मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बिल ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सामने वाले को क्रेडिट लेना नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई बात ही नहीं। कंपोजिशन डीलर भी जो टैक्स लगा के देता है, सामने वाले को क्रेडिट मिलता नहीं है, तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों भी सप्लाई कर रहा है, वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो यहाँ पे इशू करेगा, नाउ एक रिसीट वाउचर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड्स बेचने वाली हूँ 5 लाख रुपए के, मैंने आपको बोला कि नहीं भाई एक काम करो, थोड़ा एडवांस पेमेंट तो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करो, आप एक काम करो 10% ही एडवांस पेमेंट कर दो। तो 5 लाख के गुड्स हैं, 10% मैंने बोला 50,000 रुपए का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी यहाँ पे बुकिंग लूंगी और फिर आपको सप्लाई होगा। तो आपने बोला ठीक है मैम कोई दिक्कत ही नहीं, 50,000 तो ये रखो, आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब क्या उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, मैंने आपसे जो एडवांस लिया है, हाँ रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है। सो जब भी सप्लायर को कोई एडवांस पेमेंट इशू करता है तो सप्लायर को क्या इशू करना है, रिसीट वाउचर इशू करना है। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता है, नेचर ऑफ सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है तो आप रेट ले सकते हो उसको 18%, और नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो उसे आप ले सकते हो आईजीएस, इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो अब गुड्स के केस में तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं बचता है,
क्योंकि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस या नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगता है और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लगती है। बट सर्विस सेक्टर में इसका अभी भी रिलेवेंस आता है। सो आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है तो आप क्या रेट ले सकते हो, अगर आपको रेट ऑफ टैक्स उस टाइम नहीं पता जब आप एडवांस ले रही हो, मैंने तुमसे एडवांस लिया 2-3 प्रोडक्ट के लिए लिए, अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो मेरे को 18% के हिसाब से रेट डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उस सप्लाई को मैं क्या मानूंगी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई मानूंगी। नाउ अब अपनी बात बनी नहीं, आपने बोला नहीं यार ये मैम का काम बरोबर नहीं है, इनसे तो रिफंड ले लो। आप आए बोले मैम वो मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, मैंने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो रिफंड लो, मैंने आपको 50,000 रुपये आपके रिफंड कर दिए। उस केस में तो यहाँ सप्लायर को जिसको एडवांस मिला था बट सप्लाई हुई और सप्लायर ने रिसीट वाउचर इशू किया था बट सप्लाई हुई नहीं, तो उस केस में क्या इशू करना है सर, रिफंड वाउचर। तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिए और उसके साथ मुझे क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अपन टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर सप्लाई हुई नहीं तो मैं आपको क्या इशू कर दूंगी, रिफंड वाउचर आई हैव टू इशू यू, रिफंड वाउचर मैं आपको इशू कर दूंगी। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये क्या है, द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। तो दिन खत्म होने पे कुछ सप्लाईज के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू की जाती है। कौन सी, जब भी टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जहां पे टैक्स इनवॉइस इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका लेस देन 200 है, आपने 50 रुपए की किराना दुकान में भाई यहाँ पे मैंने चाय पत्ती खरीद ली, कॉफी खरीद ली, वॉट एवर, सप्लाई मेरी कितनी है, 200 रुपए से कम है। रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सामने वाला रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस एंड सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, समझ लो कॉफी सेल करी मैंने, 100 रुपए की कॉफी हुई, सामने वाले रिसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है और उसने बोला नहीं चाहिए यार इनवॉइस, तो ऐसे सारे छोटे छोटे का मैं क्या कर सकती हूँ, कंसोलिडेटेड डे एंड पे मुझे कंसोलिडेटेड इनवॉइस उसका बनाना है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है। ऑब्वियसली मैं उस पर टैक्स तो डिस्चार्ज करूंगी बट मुझे उसको इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने कंप्लायंस से रोका है कि ठीक है 200 रुपए से कम तक के का है तो माफ किया। Then there's a concept of revised tax invoice. Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supply affected during the effective date of registration and date of issuance of registration certificate. तो यहाँ पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 25 नवंबर को, सॉरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए 25 नवंबर को। ठीक है, यहाँ पे आप लायबल हुए 25 नवंबर को, किस चीज के लिए, यहाँ पे आप लायबल हुए कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया 15 दिसंबर को, तो इज इट विद इन 30 डेज, यस। तो इस केस में आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आपको 18 दिसंबर को बोल दिया कि ठीक है अब आपका रजिस्ट्रेशन है इफेक्टिव, यहाँ पे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 18 दिसंबर को। बट यहाँ पे बेटा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी 25 नवंबर ही हो जाएगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 25 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक के कुछ इनवॉइसेस तो इशू करी होगी, बट तब तक के आपको पता नहीं था कि आपको रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस आपको तब तक के पता नहीं था 18 दिसंबर तक के आपको देंगे, ग्रांट करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप उस टाइम पे तो आपने वहां पे टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते थे, तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। किस पीरियड की, यहाँ 25 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू की थी, अब आप क्योंकि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 25 नवंबर से है तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। सो रिवाइज इनवॉइस इज टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, जो आपने छोटे छोटे 200 रुपए वाले लोगों, उससे कम वाले लोगों को जो किया होगा उनके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो। इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट सप्लाई
Consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered if the value exceeds 2,50,000 during this period. तो 2,50,000 के ऊपर अगर आपका सप्लाई पहुंचता है तो उस केस में कंसोलिडेटेड नहीं बनेगी, इंडिविजुअल बनेगी. एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर ऑल्सो सेम एज. नहीं, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर नॉट सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस. अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे कट कर सकते हो. नाउ क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. पहले ऐसा होता था कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई एक क्रेडिट नोट इशू करना है, एक इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू करूंगी. अभी यहाँ पे कर दिया है कि अ पर्सन कैन इश्यू वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर. पूरे साल भर में मैंने कुछ सप्लाई की, पूरे साल के एंड में मुझे क्रेडिट नोट इशू करने की बात आती है तो मैं पूरे सप्लाई के अगेंस्ट एक ही अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकती हूँ, अलग अलग भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है. तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया किया है, आपका कंप्लायंस बर्डन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में कम किया है कि पूरे साल भर में जितनी भी इनवॉइसेज हैं यहाँ पे उसके अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा दोनों आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. पहले एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट इशू होता था. सो अब क्रेडिट नोट कब इशू करना पड़ता है? वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी गुड्स. आपने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करी, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी. टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस एक्सीड्स द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. इनवॉइस में आपने गलती से वैल्यू ज्यादा लिख दी, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से ज्यादा वैल्यू लिख दी, या टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. आपने टैक्स ज्यादा ले लिया. वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट. हम लोग जाते हैं, आपको याद है, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमको पसंद नहीं आया, हम वापस करते हैं, वो लोग हमको क्रेडिट नोट दे देते हैं. ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट उसी कंसेप्ट से याद रखना कि मॉल में शॉपिंग करने का रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गई, या टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, या रिसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसको क्रेडिट नोट देते हैं. वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट. आपने तो यहाँ 100 क्वांटिटी का बिल भेजा और गुड्स आपने 50 ही क्वांटिटी भेजे, तो डेफिशिएंट हो गया, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज्यादा कर दिया. तो इन सभी केसेस में क्या होता है बेटा, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है. रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस में इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर. दिस इज एन अमेंडमेंट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि एक ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट क्या एक ही क्रेडिट नोट आएगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट आ सकते हैं. सो टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है, इनमें से कोई भी केसेस में कर सकता है अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, टैक्स चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, या फिर गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिटर्न कर दिए या डेफिशिएंट फाउंड किए, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे क्या इशू कर सकता है, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकता है. किसको? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ को, रिसिपिएंट को. नेक्स्ट, जस्ट क्रेडिट नोट के अपोजिट हो गया डेबिट नोट. क्या? वेयर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी थी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और वो सप्लाई के लिए आपने क्या की थी, टैक्स इनवॉइस इशू करी थी. टैक्सेबल वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. बट आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कम है, आपने गलती से कम चार्ज किया, आपने 50,000 रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए थी, आपने 30,000 ही की, तो उस केस में क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको उससे और टैक्स कलेक्ट करना है और पैसा कलेक्ट करना है. टैक्स चार्ज आपने गलती से गलत कर दिया, 1000 चार्ज करना था, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई, आपने 100 रुपीज यहाँ पे कर दिया, तो टैक्स आपने कम ले लिया उससे. सो रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस मे इशू वन और डेबिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर लिख लो आप, ठीक है. तो रिसिपिएंट को यहाँ पे वो इशू कर सकता है, क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वो इशू कर सकता है डेबिट नोट उसे इशू कर सकता है. Now, signature, digital signature of supplier is authorized representative not required on. ये भी एक अमेंडमेंट है रिसेंटली कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है बैंकिंग कंपनी के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है. So electronic tax invoice, electronic bill of supply, electronic consolidated tax invoice in case of banking company, and electronic ticket for passenger transport service. इन सभी केस में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए.
नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, तो इन सब में हमको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ HSN डिजिट रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस एंड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN। भाई किसने HSN मेंशन करना है, किसने नहीं करना है, किस पे, इनवॉइस पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे हमने पढ़ा था, डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे एनुअल टर्नओवर पिछले साल में क्या है। एनुअल टर्नओवर अगर पिछले साल में मेरा 1.5 CR जितना है या उससे कम है तो मुझे HSN यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, किस पे, इनवॉइस पे। बिटवीन 1.5 CR एंड लेस देन और इक्वल टू 5 CR है तो मुझे 2 डिजिट्स के HSN कोड करने रहेंगे, 2 डिजिट्स के HSN मुझे इनवॉइस में मेंशन करने रहेंगे। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा 4 डिजिट, तो मैक्सिमम कितना है बेटा, 4 डिजिट्स तक के। डिपेंड अपॉन व्हाट, एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मेरा वापस से डिस्कस करेंगे, क्या है मेरा, लेस देन और इक्वल टू 1.5 CR है, कोई जरूरत नहीं है HSN मेंशन करने की। 1.5 CR से ज्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है तो फिर उस केस में 2 डिजिट लगेंगे, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो बेटा 4 डिजिट के HSN रिक्वायर्ड रहेंगे, 4 डिजिट का HSN रिक्वायर्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म्स एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, वो हम मूवी देखने जा रहे हैं उसकी बात है और कुछ ज्यादा बात नहीं है। आपको याद है हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंसोलिडेटेड इनवॉइस कभी लगती है बेटा, कंसोलिडेटेड इनवॉइस हमको एट द एंड ऑफ ईच, यहाँ पे क्लोज ऑफ ईच डे बनानी पड़ती है, किन सप्लाई से रिगार्डिंग, जिसकी वैल्यू 200 से कम है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तभी कंसोलिडेटेड इनवॉइस लगती है। ठीक है, अब हम मूवी देखने जाते हैं, टिकट भी 200 रुपए से कम होती है मैक्सिमम टाइम, तो अभी यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऑप्शन टू इशू कंसोलिडेटेड इनवॉइस हैज बीन डिसअलाउड टू सप्लायर engaged in making supply of service by way of admission to exhibition of cinematic films in multiplex screens। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे जो भी सप्लायर है बेटा उसको गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया कंसोलिडेटेड इशू इनवॉइस का ऑप्शन, वो उसे कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं इशू करनी, उसको डिसअलाउ किया गया है ऑप्शन। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू व्हाट, ही इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट। उसे क्या इशू करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करेगा वो। द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस, और वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो आपको देगा उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, हर एक को उसको देना पड़ेगा। Even if such ticket does not contain details of recipient of service but contains other information mentioned in Rule 46, तो उसमें जरूरी नहीं है recipient की information देना वगैरह, बाकी की details है तो भी sufficient रहेगा, तो भी उसे tax invoice deem कर ली जाएगी। Moreover, supplier of such service in a screen other than multiplex screen also been given an option to follow the above procedure। तो other screens वाले जो हैं वो उन्हें चाहिए तो वो भी ये ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। तो मेनली मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को क्या किया बेटा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन डिसअलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट, ई इनवॉइस का कंसेप्ट बेटा आया है बहुत ही आपके अटेम्प्ट के हिसाब से, यहाँ पे बहुत छोटा सा डिस्कशन है, बहुत डिटेल में नहीं है। ई इनवॉइस बेटा एक नया कंसेप्ट आ रहा है और यहाँ पे आया है और इसमें फेस्ड मैनर में ये आने वाला है, फेस्ड मैनर में आने वाला है। देखते हैं, आप बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके लिए जितना रिलेवेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइस कौन प्रिपेयर करेंगे, क्या सभी को ई इनवॉइस प्रिपेयर करना, नहीं, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कौन प्रिपेयर करेगा, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बाय इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स इन व्हाट GST INV 01 आफ्टर ऑब्टेनिंग IRN बाय अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कॉमन पोर्टल। तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जहां से वो IRN लेंगे जिसे बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और जो वो किस में लेंगे बेटा, GST INV 01 में फाइल करेंगे, फिल करेंगे। अब every invoice other than manner specified in Rule 48 shall not be treated as an invoice। तो यहाँ जो भी रूल्स में दिया हुआ है Rule 48 में उसके हिसाब से इनवॉइस प्रिपेयर करना है, उसके अलावा कोई और तरीके से प्रिपेयर की हुई इनवॉइस को नहीं माना जाएगा यहाँ पे इनवॉइस। The requirement of preparing duplicate and triplicate in case of supply of service and goods does not apply to such e-invoice। बेटा e-invoice में वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वाला कुछ फंडा नहीं है, वो किसके लिए था, ये देखो हमने जो सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, ये फिजिकल इनवॉइस के लिए था, ये फिजिकल इनवॉइस के लिए था। ई इनवॉइस जो आप यहाँ पे पोर्टल से आपकी बनने वाली है उसमें कोई भी फंडा नहीं, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में नहीं बनानी है। अब कुछ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है यहाँ पे, जैसे कि GST e-invoice1.gst.gov.in, देन 2, 3, 4 till 10, ये सारे पोर्टल स्पेसिफाई किए गए, नोटिफाई किए गए।
ये सारे पोर्टल अभी फंक्शनल नहीं हुए, एक एक करके यहाँ पे फंक्शनल होंगे। ये फेस्ड मैनर में गवर्नमेंट लेकर के आने वाली ई इनवॉइस का कंसेप्ट। गवर्नमेंट में नोटिफाई द टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई शैल हैव क्विक रिस्पांस कोड। गवर्नमेंट बताएगी बेटा, ये यहाँ पे पावर दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बताएगी कि कौन से टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई में क्या रहेंगे, क्विक रिस्पांस कोड भी रहेंगे। तो बेटा ये बहुत डिटेल में बहुत कंसेप्ट आएगा, बट आगे के टाइम में आएगा। आपके अटेम्प्ट के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कशन रिलेवेंट है। ई इनवॉइस से रिलेटेड आपको याद रखना है, सबको नहीं बनाना है बेटा। किसको बनाना है? नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को बनाना है। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पोर्टल पे जाके यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आप क्या करोगे, पोर्टल पे अपलोड करोगे, जिससे IRN मिलेगा आपको, जिसको आपको किसमें डालना है, GST INV 01 में। और 10 पोर्टल्स अभी क्या किए गए हैं, यहाँ पे नोटिफाई करे गए हैं, जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स रहेंगे। और गवर्नमेंट बताएगी कि भाई किन टैक्स इनवॉइस और किन बिल ऑफ सप्लाई पे क्विक रिस्पांस कोड रहेंगे, क्विक रिस्पांस कोड रहेंगे। ठीक है, तो ये बेटा ई इनवॉइस का कंसेप्ट होता है। एंड हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट, जिसका डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।